चाहत है या एक कहते हैं ना कि एक दर्द है, वो क्या दिल टूटा हुआ है। हमारी एज में चीज़ें होती हैं आजकल हर एज में चल रही है। हाँ, आजकल तो 12-12, 11-11 साल में जब हमें साइकिल से मोहब्बत होती थी लोगों को, आज लड़कियों से और ये बच्चों को। नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ता है। तारीफ हजम हो जाती है तो बुराई क्यों नहीं होती? इसका मतलब है कि आप क्रिटिसिज्म लेना नहीं जानते। मैं ग्राउंड में एंटर हुआ हूँ और सामने से एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जो है मेसी वार्म अप के लिए भागता हुआ है और मैं वहीं स्टिल हो गया। आई स्वेयर टू गॉड। जाऊंगा कहाँ मैं तो यहाँ तेरे दिल की आटों में हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं और उनसे भी सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि उनकी कहानी आप तक भी पहुँची जाए। आज जो हमारे जियो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। इनको कहा जाए कि जेन ज़ी की आवाज़ है, जेन ज़ी की पहचान है, वैसे इनकी खूबसूरत आवाज़ है और गाते बहुत अच्छा हैं। अभी इनका एक ड्रामा चल रहा है, उस पर भी हमने बात करनी है। एक्टिंग कमाल की करते हैं। तो एक जो परफेक्शन की अलामत कह सकते हैं ना, जेन ज़ी की रिप्रेजेंटेशन में इनको कहा जा सकता है। और जैसे कि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं, लोग समर से भाग रहे हैं कि यार समर चला जाए। एक समर है जिसके पीछे पीछे और वो है जेन ज़ी की आवाज़ समर जाफरी। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक? जी, दैट्स सच अ काइंड इंट्रो। आपने इतना आप तारीफ डिजर्व कर दी करते है। नहीं, प्लीज प्लीज, कैसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे हैं यार? आप गा भी रहे हैं, आप एक्टिंग भी कमाल की कर रहे हैं और जेन ज़ी का वैसे एक इमेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यार ये जरा दूसरी साइड पे निकली है। आपने एक बड़ा पॉजिटिव इमेज दिया हुआ है। क्या बाकी है सर? मैं आपसे ऑफ कैमरा क्या गया था, मैं जेन ज़ी बस नाम का हूँ वरना मैं बुजुर्ग रूह हूँ एक। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक मेरे इर्द गिर्द भी जो मेरे सारे दोस्त हैं वो भी जेन ज़ी हैं। कुछ एक का दुक्का हो जाते हैं जो हो जाते हैं इस तरह के, वरना बाकी सब तो आई बिलीव सब सही है। लेकिन अब तक काफी कुछ आपने देख लिया है जो जेन ज़ी अभी तक सिर्फ अपनी रील्स में देख रही थी या इंस्टाग्राम पे देख रही थी। आपने सब कुछ कर लिया। मूवी आपने कर ली, ड्रामा आपने कर लिया बड़े बैनर तले, और गाने आप कमाल के गा रहे हैं एकदम इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और फिर आपने मेसी को इतने करीब से देख लिया। बिल्कुल, सब कुछ आपने कर लिया। वो सब चीज़ें साइड पे, मेसी को देखना अलग। हमने इस पे मेसी पे स्पेशली बात करनी है। लेकिन अब तक की इस जर्नी को कैसे देखते हैं? क्या मैनिफेस्ट किया था कि जिंदगी में एक्टर बनना है जो आप एक्टिंग में आए, या आपका था कि म्यूजिशियन बनना है? आपकी म्यूजिक चॉइस बड़ी अच्छी है और स्पॉटिफाई पे इनका एक टॉप पे चल रहा है, मैं रहूंगा ना, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, सब कुछ आपके हक में हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक आई एम ग्लैड, ग्रेटफुल। और मुझे लगता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, दुआएं होती हैं लोगों की। और इट्स जस्ट अबाउट हैविंग राइट इंटेंशंस। जब आपकी नीयत साफ़ होती है, यू जस्ट हैव अ क्लियर आइडिया कि मैंने करना क्या है, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट माय केस वाज। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे फेमस होना है, मशहूर होना है, मैं चारों तरफ मेरा नाम, उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। आई जस्ट वांटेड टू बी देयर। मुझे खुशी मिलती थी गाना गाने से, एक्टिंग करने से। तो मुझे था कि जो काम मुझे अच्छा लग रहा है करने में वही मैं करूँ। जो मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज में या स्कूल में वो लड़का जो स्टैंड आउट करता है, परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है, एक्टिंग भी कर रहा है, होस्टिंग भी कर रहा है, आप वो वाले लड़के थे या वहाँ पे एक शाय टाइप के बच्चे थे? अच्छा, मैं ऑफ स्टेज या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, मैं उसमें बहुत शाय था। मैं बचपन से लेके अभी तक भी जो है वो, अब जाके थोड़ा बहुत फिर इंटरेक्शन करना आ गई, लोगों से बात करना आ गई। लेकिन पहले तो मैं बहुत चुप चुप। और कोविड वाला टाइम आया था तो शुक्र है मास्क आ गए थे, तो मेरी तो कोशिश होती थी क्लास में भी मास्क लगा के रखूँ, कोई देखे भी ना मेरी तरफ। तो आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ किड। तो मैं बहुत अवॉइड करता था, बहुत इंट्रोवर्ट था और अवॉइड करता था कि ज़्यादा दोस्त ना हो। और आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपको लोग समझते हैं कि आप रूड हैं, लेकिन आप वो नहीं, आप शाय हैं। मैं शाय हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो इंट्रोवर्ट्स का होता है ना कि लोग उनको समझते हैं कि वो रूड है, लेकिन वो हमारे देखने में ना ऐसे हम यूँ बैठे होते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये तो उससे बात करेंगे बदतमीज़ी करेगा।
मेरा भी यही है किसी हद तो तक। एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन रहा, किसको देख के बड़े हुए और फॉलो किया कि यार इस जैसा बनना है? उसको कॉपी नहीं, लेकिन उसको फॉलो करना है, उसकी जर्नी को फॉलो करना है। इंस्पिरेशन जर्नी वाइज तो मैं मतलब ये नहीं कहूँगा इंस्पिरेशन नहीं, लेकिन मैं जिनका काम शुरू से देखा, जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा पहले दिन से, उनमें से एक सलीम महराज है। मैंने सलीम भाई को पहले भी जब हम शूट करे थे नाबालिग, मैंने उसमें भी कहा था कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके बराबर में बैठा हूँ, काम तो चलें दूर की बात है। तो सलीम भाई के साथ उनको मैंने देखा, बड़ा उनका काम अच्छा लगता है। फ़ाहद भाई हैं, फ़ाहद भाई कह लें इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, एंड आई लव हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी एज़ वेल। ये वो सब हैं जिनका काम हमने देखा है, हमारे घर वालों ने देखा है, दिखाया है हमें कि इनको देखो ये कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है स्टेज पे। आज साथ भी अगर उनके साथ कहीं खड़े होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और फिर उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए काम बिल्कुल, करना और वो बिल्कुल। हिट हो जाना, ये भी ख्वाब हकीकत बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल होता हुआ ऐसा ही दिख रहे हैं आप। है। मतलब आप उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं और फिर जब आप उनके प्रोडक्शन हाउस से ड्रामा कर रहे हैं तो वो उस टाइम का सबसे बड़ा उनके प्रोडक्शन हाउस का ड्रामा अगर बन जाए तो खुशी होती है और फ़ख्र भी होता है कि यार अल्लाह मियाँ ने इतनी इज़्ज़त दे दी है और इस काबिल कर दिया है कि ये सब हो रहा है। तो ये है। तो आपने नाबालिग अफराद की बात की, सलीम महराज की आपने बात की, नबील कुरैशी से आप कहाँ मिले, फिजा अली मिर्ज़ा से आप कहाँ मिले, और अचानक आशिर के साथ आपको कैसे सेलेक्ट किया गया? ऑडिशंस हुए, कोई मुलाकात हुई, क्या हुआ? अच्छा हुआ ये कि नबील भाई के साथ मैंने 2016 में एक कमर्शियल किया था, 15 या 16 में मैंने कमर्शियल किया था जिसमें मैं फ़ाहद भाई का बचपन बना था। अच्छा, ठीक है। ये तो आपने पहले कहीं जिक्र किया? कहीं जिक्र नहीं किया है लोग, लेकिन लोगों को मेरे ख्याल से पता ही है इस चीज़ के बारे किसका में। था वो, आप नाम ले रहे हैं brand? पता नहीं, मुझे ब्रांड नहीं पता किसका था। लेकिन वो आपने फ़ाहद मुस्तफ़ा के- इंस्टम आई थिंक वो गैस्ट्रिक कुछ उसका एक ब्रांड था, तो उसका एक कमर्शियल था जिसमें फ़ाहद भाई का एक बचपन दिखाया था और फ़ाहद भाई दिखाए थे, तो वो मैं बचपन बना था उनका। फिर जब मैं नबील भाई से दूसरी दफ़ा मिला तो वो मैं तब मिला था जब उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया था। तो आई सिटिंग विद मीसम भाई जो हमारे परवरिश के डायरेक्टर हैं। ये बात है कोई लास्ट ईयर जून की बात नहीं है बल्कि अप्रैल की बात है, आई गेस अप्रैल या मई की बात है। तो उन्होंने कहा था कि 10-15 दिन में हमने शूटिंग शुरू करनी है, तो अब आप बताएं अवेलेबल है नहीं है। मैंने कहा यार आपने एकदम प्रॉपर्ली कॉल कर दिया, उनके एडी थे नबील भाई के। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ आके, हम कोई डेट डिसाइड कर लेते हैं। नहीं पता, अभी स्क्रिप्ट कुछ भी भी नहीं नहीं पता, कोई ब्रीफ नहीं दिया उन्होंने, बोला हम बस फिल्म कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। फिर मैं नबील भाई के पास गया, नबील भाई ने मुझे कहानी सुनाई और मैं जब वो अच्छा होता ही है कि जब आप नरेशन सुन रहे होते हैं ना, तो नरेशन में ही 80% आपको पता लग जाता है कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा या नहीं करूँगा। तो मैंने जब नबील भाई की नरेशन सुनी तो मैंने कहा कि यार सब चीज़ें साइड पे, जो भी है इस काम में मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए। मैंने ना इनसे लड़ना है ना मैंने इनसे किसी चीज़ पे बहस करनी है। मैंने कहा मैं जब बोलेंगे मैं खड़ा हो जाऊँगा आके सेट पे कि जी सर हुक्म कर। तो मुझे इतनी अच्छी लगी वो स्टोरी, और मज़र फ़ख्र, और मैंने उनसे पूछा जी दूसरा लड़का कौन है साथ, और मुझे कहीं ना कहीं पता था आशिर ही है। सही है, आपकी सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं आपको आपकी सिक्स्थ सेंस कह रही होती है कि शायद इसका नाम लेंगे। और उन्होंने जैसे ही बोला आशिर वजाहत, तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा यार आपने क्या ज़बरदस्त काम किया मेरे लिए। मैं वहाँ से ऑफिस निकला, मैंने आशिर को कॉल किया, मैंने हाँ जी भाईजान, बताया भी नहीं आपने, आप मीटिंग करके भी आ गए। कहते मैं चाह रहा था कि आपको खुद पता लगे। वाह। तो आशिर को आप पहले से जानते? आशिर को मैं बचपन से जानता हूँ। अरे वाह। हम आशिर वैसे हमारे पॉडकास्ट में आए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ करना चाह रहे हैं तो एक बार्टर हो जाएगा। नहीं वो उसने वो बल्कि आशिर ने जिक्र किया था जब आप लोगों का हेयर कट चेंज हुआ था, वही जी बॉब कट। वो हुआ ये कि पहले दिन ना मेरे बाल बड़े हुए थे उस टाइम पे, मैं एक ड्रामा कर रहा था, उसकी कंटिन्यूटी थी। आशिर को उन्होंने पहले शेव कराई और फिर उसके जो है ना वो ये वाला कट कर दिया, वो कटोरा कट नहीं होता है कि आपने कटोरा रखा और बाल जितने भी बाल उड़ा दी बताए बगैर। अब मैं उसको देख रहा हूँ और मैं हंसना शुरू हो गया ना आहिस्ता आहिस्ता, और वो मैं उसके चेहरे पे जा रहा हूँ, जितना फोकस करूँ मुझे उतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। तो मैंने कहा कि यार ये मोमेंट मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर मैं उसकी वीडियो बना रहा। तो खैर सब चीज़ें साइड, बट मेरी आशिर से बहुत अच्छी दोस्ती है और मुझे लगता है कि दोस्त तो शायद आप उसको कहते हैं जैसे आप रोज़ मिलते हैं या कभी उस तरह का आपका एक होता है हाय हेलो, एक हमारा भाइयों वाला रिश्ता होता है दोस्त, जो लड़कों में होता है ना भाइयों वाला, कि यार ये मेरा भाई है। तो मेरा आशिर के साथ हुआ है और बड़ा कम होता है कि इतना करीब मैं किसी से इतने जल्दी हो जाऊँ। और जितने आप लोग, मैंने नाबालिग अफराद देखी थी और हमने
नबील भाई के साथ ही देखी थी, जितने आप लोग कंफर्टेबल थे उसमें ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपके साथ अगर को एक्टर आपका एग्जैक्टली बचपन का दोस्त है तो बड़ा आसानी हो जाती है। वैसे भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो मैंने फील की है, मतलब फॉर द इंडस्ट्री कह लें एक तरीके से, एक आउटसाइड लेयर ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें, सही है, वो भी 22 साल का है, मैं 22 साल का हूँ, वो भी एक्टिंग कर रहा है, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, गाने गा रहा है, मैं भी गाने गा रहा हूँ। फॉर द पीपल आउट देयर वी माइट बी कंपेटिटर्स इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन हमारे में बिल्कुल भी वाला एलिमेंट नहीं है। उसका जो काम आता है मुझे खुशी होती है, जो मेरा काम आता है उसको उतनी ही खुशी होती है। तो हम दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ मिलके ही जो है एक दूसरे के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट खुदा ना खास्ता, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है हम दोनों में। और ये बड़ा अच्छा एक आपकी तरफ से एक मैसेज भी जा रहा है जो जेन ज़ी, कि ज़िंदगी में आप सब ग्रो करते हैं, सब मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाली अगर कि ये क्यों प्रोफेशनल कंपटीशन या प्रोफेशनल जेलसी शायद एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन एक दूसरे की ग्रोथ पे आप जितना इनकरेज करते हो तो मेरे ख्याल में वो कारमा है आपके साथ अच्छा ही होता है। बिल्कुल वही है ना कि इट्स द सर्कल ऑफ लाइफ, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो बुरा होगा। और आई थिंक उसको भी इस चीज़ का इल्म है कि मैं अपना नसीब लेके आया हूँ, अपना नसीब लेके आया है, तो हम खुश होते हैं एक दूसरे के लिए। और वही बात है ना कि हम भाइयों वाला रिश्ता है, तो अगर आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई काम करे अच्छा तो आपको खुशी होती है, आप उससे ये नहीं होती कि ये क्यों कर रहा, तो वाला हमारा रिश्ता है। तो समझ, जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो या बाहर जाते हो तो लोग एज एन एक्टर ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं, जाने जाते हैं, आपको किसी रोल से रिलेट करते हैं, या आपके गाने से, यार आपका ये आया, मैं रहूं आया, हूर आया, मेरी हाँ, अच्छा मैं रहूं चूँकि अभी हिट हुआ है, और या किसी भी गाने से रिलेट करते हैं, क्योंकि पहले मैं एज ए एक्टर ज़्यादा मशहूर हो गया ना, कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट जल्दी उस तरह से कर लिया कि ओके ये एक्टर है, तो वो हमेशा जब भी आते हैं तो वो ड्रामे की तारीफ़ करते हैं, एक्टिंग की तारीफ़ करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे अभी 1-2 हफ्ते पहले जितने भी लोगों से मिला हूँ, जैसे अभी भी मैं एक जगह आ रहा था तो मुझसे एक बंदा मिला, उसने मुझे बोला यार आपके मैं गानों का बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आवाज़ है आपकी। तो जब आपकी किसी दूसरी चीज़ की अब लोग तारीफ़ करना शुरू हो जाए ना, अब ऐसा होता है कि आप इंसान नाशुक्र है। एक्टिंग की जब तारीफ़ कर रहे थे तब हम थक गए, यार एक्टिंग की क्यों आप तारीफ़ कर रहे हैं, अब म्यूज़िक आ रहा है तो म्यूज़िक की करें। तो अब जब लोग म्यूज़िक की कर रहे हैं तो हम खुशी हो रही है कि यार म्यूज़िक की भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जो परवरिश में आपने एक्टिंग की है, नाबालिग में तो एक वैसे ही आप लोगों का एक डिफरेंट रोल था, लेकिन परवरिश में जो एक बड़ा एक मैच्योर लड़के वाली उस कैरेक्टर में ढलने के लिए किसी से इंस्पिरेशन ली, या स्क्रिप्ट पढ़ते हुए क्या किसको जहन में रखा कि ये इस बंदे को मैंने जहन में रखते हुए रोल निभाना? किसी ऐसे बंदे को मैंने जहन में नहीं रखा, लेकिन एक बड़ी ऑब्वियस सी एक बड़ी वो बात है कि फर्ज करें कि somebody who's living abroad or somewhere in another country maybe, वो आता है एक डिफरेंट सिटी या शहर में या मुल्क में, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे। और ये भी नहीं कि अपनी बाय चॉइस आया है, फोर्सफुली उसको लाया गया है यहाँ पे, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो कभी कभी जैसे अब हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, कभी कभी अगर उनसे बात होती है या कभी जब वो आते होंगे कभी आते होंगे तो मैं ऑब्जर्व करता था कि यार क्या ये चीज़ें कर रहे हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं। तो मैंने वो चीज़ कैरी की और मैंने स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ एक बार नहीं पढ़ी थी, मैंने 3-4 बार पढ़ी थी, इसको समझने के लिए कि वली चाह क्या रहा है ज़िंदगी में, उसका एजेंडा क्या है, उसका पर्पस क्या है यहाँ पे। तो वो समझने के लिए मुझे बार बार पढ़ना पड़ा। तो जब तक मैंने उसको परसीव किया कैरेक्टर को, वो उसी तरह से आया कि यार ही हैज़ टू बी अ बिट, आई वोंट से एरोगेंट, बट कहीं ना कहीं वो बदतमीज़ी वाला एलिमेंट इसमें होना चाहिए, क्योंकि तंग है ज़हनी तौर पे, है बंदा अच्छा, लेकिन क्योंकि जब आपको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ला दिया जाए तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं, एंड व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल तो आप अनॉयड होते हो, इरिटेटेड होते हो। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन द। और अबूलो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसको तो बहुत से लोगों ने सिर्फ रील्स से, मैं उसको इंस्टाग्राम रील्स से जानता था, तो वो जब पता चला तो वो हैरानकुन था, या आपने कहा ये ठीक है सेट हो जाएगा कैरेक्टर साथ? अच्छा, अबुल से मैं पहले मिला था जहाँ वो रहता है एक दफ़ा, एक दोस्त के थ्रू, हमारा एक म्यूचुअल दोस्त है। तो अबुल से जब मैं पहली दफ़ा मिला ना, तो ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग एट दैट पॉइंट, तो मैंने उससे हाथ मिलाया और सलाम किया, मैंने कहा अच्छे से ही मिलेगा एक, तो उसने मुझे किया अस्सलाम वालेकुम और चला गया। और जब हम सेट पे मिले ना, जब मुझे पता लगा कि अबुल इज़ द गाय हूज़ गोना प्ले माय कज़न्स कैरेक्टर, तो मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं जमे नहीं जमे, शायद यू नो उसको मैं अच्छा लगता हूँ नहीं लगता हूँ, क्या पता। सेट पे भरमबाजियाँ चल रही हैं? नहीं भरमबाजी नहीं, लेकिन वो होता है ना कि आप थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाते हैं और आपकी बॉन्डिंग ऐसी दिखाई हुई है स्क्रिप्ट में कि यार आप दोनों भाइयों की तरह रह रहे हैं घर में,
तो वो ऑफ स्क्रीन भी फिर रहना ज़रूरी है, फेक कितना ही करेंगे आप। तो अबुल से जब मैं पहली बार मिला तो मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट अबुल लगा ना। हम ऑफिस में मिले थे बिग बैंग के, मैंने कहा यार ये तो वो बंदा ही नहीं जिससे मैं अभी 2 महीने पहले मिला हूँ। और फिर मैंने उससे बात की, हम लोग गए, हमने रिहर्स की लाइंस वाइंस, एंड ही वाज सो रिस्पेक्टफुल एंड ही वाज सो नाइस। और बहुत ही ना वो प्योर है अपने दिल से, वो जैसा अंदर से ना वो वैसा ही है, वो फेक नहीं करता। उसने कोई वॉल्स नहीं क्रिएट की नहीं कि यार मुझे इसके सामने ऐसा बनना है, उसके सामने ऐसा बनना है। वो जैसा है वैसा ही है, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, एंड आई थिंक वही जो है ट्रांसलेट हुई है उसकी एक्टिंग में, द प्योरिटी ऑफ हिज इनर सेल्फ। तो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस गाय। अच्छा जी, म्यूज़िक पे आ जाते हैं। और आपकी, इससे पहले कि मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, और आई एम श्योर आप वही कहेंगे जो मेरे जहन में कोई नाम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी दिल टूटा हुआ है, जो आपकी आवाज़ में एक चाहत है, या एक कहते हैं ना कि एक दर्द है, वो क्या दिल टूटा हुआ है, या इसमें भी एक कैरेक्टर में आके गाना गा देते हैं? कुछ ना कुछ तो है जो समर छुपा रहा है। दिल टूटा हुआ है तो देखेंगे, तो ज़रूरी है चीज़ें, सही है। टूटे और हुए ये दिल मेरी जाए कहाँ? तो मुझे जो खुशी मिली मैंने उसके संग भेज दी। वाह जी। बात ये है कि आई थिंक हमारी एज में चीज़ें होती हैं, तो ये 20-21 साल की एजेस होती हैं जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक हाँ एक्सपीरियंस आजकल हर एज में चल रही है। हाँ आजकल तो 11 साल में जब हमें साइकिल से मोहब्बत होती थी लोगों को, आज लड़कियों से हो रही है बच्चों को, विच इज़। तो कौन इंस्पिरेशन रहा है म्यूजिक में? सजाद अली इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस। सजाद भाई, द ग्रेट, द लेजेंड। जाफर जैदी ऑब्वियसली। काविश तो हम, और एक बात कहूँ, आपके सारे काम एक तरफ, आपके ज़बरदस्त आपके जो गाने हैं, आपकी एक्टिंग है, मैं बहुत फैन हूँ, बहुत कदर करता हूँ उस चीज़ की। लेकिन जो आप काविश के लिए गाते हैं, काविश के गाने गाते हैं, तो वो एक काविश के चाहने वालों का ना एक अलग कबीला है। बिल्कुल। और जब आपने फासले गाया था, तेरे प्यार में गाया था, तो जाफर भाई तो किंग है। ही इज़ अ लेजेंड, आई मीन आई लव हिम एंड ही इज़ अ शायद ये आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि उनकी आवाज़ में वो एक दर्द है जो एक म्यूजिशियन को अपने आवाज़ में, उस दर्द के बगैर आप अच्छा गाना नहीं गा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि उनके गाने उनके अलावा कोई और नहीं गा सकता। हम कोशिश कर सकते हैं बट नोबडी कैन पुल ऑफ द वे ही डज। तो बिल्कुल दर्द वाला एलिमेंट तो है, पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या उन्होंने। आपका पहला कौन सा गाना था जो हिट हुआ और जो उस दौर में वायरल हुआ, कि आप कहते थे कि यार ये गाना है जिसकी वजह से मुझे म्यूज़िक में पहचान मिली? पहचान मिली, मैंने गाने बेसिकली अभी रिसेंटली रिलीज़ करना शुरू किए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी गाने ने या किसी गाने के हिट होने के बाद मुझे हुआ कि यार मुझे पहचान मिल गई। आई थिंक अभी आई एम ऑन दैट जर्नी जहाँ मैं वो एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ लोगों में कि ओके यू नो ही इज़ अ सिंगर एज वेल, एंड नाउ पीपल आर फाइनली स्टार्ट एक्सेप्टिंग मी एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ सिंगर। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्लैड ये हो रहा है। और मैं रहूँ वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आजकल टॉप कर रहा है हर चार्ट। वो पता नहीं लोगों का प्यार है क्या है, लेकिन वो चीज़ हो गई एंड आई एम ग्लैड कि वो हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा वो नहीं था कि इस गाने ने पहचान बनाई, बट ओवरऑल म्यूज़िक मुझे था कि मुझे लगता था कि यू नो एक डिफरेंट इम्पैक्ट छोड़ेगा लोगों पे मेरा जो म्यूज़िक है। मैं इस पर हमेशा से श्योर रहा हूँ, और अभी तो वो शुरू हुआ है। इवेंचुअली अल्लाह करे अभी आगे तक दिल के करीब कौन है? कोई हूर, मेरी हो, वाह वाह, या मैं रहूं? वाह वाह वाह, मैं रहूं, मैं हूँ सिर्फ अपने दिल के करीब, और कोई नहीं। मैं रहूं या ना रहूं। तो इससे पहले कि हम कुछ आगे बात करें, कुछ अच्छा सा आप अपना ट्रैक सुनाएं, उसके बाद हम काविश का भी सुनेंगे। आपका तो ऑब्वियसली हूर भी बड़ा मिलियंस में गया, मेरी हो, और आजकल जो छाया हुआ है मैं रहूं। तो कौन सा गाना आप बताएं, किस तरह का गाना सुनना चाहेंगे? 3 डिफरेंट गाने हैं। आपका क्या दिल कर रहा है इस वक्त गाने का? मैं तो चाहूंगा तीनों ही गाएं, लेकिन ऑब्वियसली एक गाना होता है ना जो बड़े दिल के करीब होता है, और हिट तो सारे ही गाने एक दौर में, या कहते हैं कि एज अ म्यूजिशियन सबके चल रहे होते हैं, लेकिन एक ये कि इस पे मेरे खास। अच्छा, गुजारिश है मैं गाता हूँ आपके लिए। अब उसकी मैं इसलिए भी गाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है वो मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए लिखा, और हम सबके लिए लिखा है इनफैक्ट, जो सब फील करते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर होते हैं। तो वो इस तरह से था कि उसकी एक लाइन है कि हाल मेरा जो था क्या बयां करता, दिल से जो मांगा
क्या मुझे मिला खामोशी में हमने है किया गिला, हारा मैं कोई क्यों बता सके, कैसी हैं किस्मत की ये साजिशें, सुन ले तू दिल की ये शिकायतें, मेरी हैं तुझसे ये गुजारिशें। ये एक गाना है हमने यार परवरिश के लिए लिखा था। खूबसूरत Thank खूबसूरत, you. दिल टूटा है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, दिल टूटा है। तो जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जब वो अब उनसे आपकी मुलाकात होती है तो वो क्या कहते हैं कि हम, मुझे वो कुछ एक कैटेगरी होगी जो मैं तो पहले दिन से कहता था। वो कहते नहीं भी थे तो वो आज कहते हैं कि हमने हाँ। तो पहले ही कहा था। तो ये वाला एक चीज हो जाती तो है। उस दौर के कौन से दोस्त हैं जो आज तक साथ हैं, और उस दौर में जो आप पे जिनका बिलीफ था कि तुम कर सकते हो? एक दो दोस्त हैं मेरे जो मुझे तब भी कहते थे और आज भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने एक चीज़ कही। एक और दोस्त था, अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट विद अस एनी मोर, और कह लें जितनी भी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की थी मैंने उसके साथ की थी। तो वो अब नहीं होता तो ऑब्वियसली वो होता है कि यार यू नो साथ होता किस तो मज़ा क्लास आता। की ये बात है? हम मिले थे 8th ग्रेड में मिले थे और फिर हमने स्कूल कॉलेज एक साथ किया, फिर उसके ऑनवर्ड्स भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो 8-9 साल की हमारी दोस्ती थी एंड इवेंचुअली पास्ड अवे। फिर तो बस ये है। बाकी एक और दोस्त है, अब वो यूएस मूव हो गया है, वासिफ उसका नाम है। फिर एक आध दोस्त और होते हैं, अली हसीब ये होते हैं जो इधर ही होते हैं, कराची होते हैं साथ मेरे। तो या बाकी और मेरे कुछ रिसेंटली मेरे इस फेज़ से पहले 4-5 साल मेरे और पुराने दोस्त हैं, जहाँ हम रहते हैं उधर ही मेरे साथ रहते हैं। एहसन है, अयान है, माद है, ये सारे वो बॉयज़ हैं जो मेरी तरफ बायस नहीं है। इनकी वो मोहब्बत मेरे साथ वो है कि मैं जैसा हूँ कि मुझे उस पर पसंद करते और हैं। असल दोस्ती मेरे ख्याल में वो होता है। हाँ, मेरी बिला वजह तारीफ़ नहीं करते कि क्या काम किया है भाई। मैं गलत हूँ तो मुझे वो डांट के बताते भी हैं गलत हो, मैं सही हूँ तो मुझे इतना बोलते भी नहीं कि तू ठीक है, चुप ही रहते हैं। तो आई एम ग्लैड वो ऐसे हैं मेरे साथ। ज़रूरी है इस तरह के दोस्तों जो अभी खुशामद ना करें। सर आजकल जो ड्रामाज में या एक्टिंग में, जिस तरह आपने बताया कि नबील भाई ने तो आपको 2016-17 में आपने उनके साथ काम किया था, क्या फॉलोइंग मैटर करती है? फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो आपको थोड़ा सा एज, बाकी एक्टर जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है वैसे बहुत अच्छा एक्टर है उस पर आपको एज होता है अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा? मुझे लगता है होता है, क्योंकि देखिए इन दी एंड प्रोड्यूसर्स उसी बंदे को ढूंढ रहे होते हैं जो बैंकेबल होता है, जिससे जो वो पैसा लगा रहे हैं वो उनको वापस मिले ना मिले। कहीं ना कहीं हम लोग लैग करते हैं इस चीज़ में कि वो हम नए एक्टर्स को ट्रस्ट करें। मैं तो देखें आई थिंक मैं बहुत लकी था कि मेरे उस टाइम पे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे जब मुझे मायरी मिला। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लगा कि मैं काम कर सकता हूँ, तो प्रॉब्ली द रीज़न व्हाई दे गेव मी दैट रोल फ़ाखिर का। तो काम मैटर सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि फॉलोअर्स हों, आप कितना ही अपना पोटेंशियल दिखा लेंगे, अगर आपके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता कब तक सस्टेन करेंगे? आप इवेंचुअली ग्रो करेंगे अगर आपका काम आता है आपको। तो मुझे लगता है कहीं ना किसी हद तक मैटर करती है ये चीज़। लेकिन 2 मिलियन फॉलोअर्स का होना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार नहीं ये तो बड़े मेरे चाहने वाले हैं, या एक खौफ भी लगता है यार अब मैंने बड़ा फूंक फूंक के चलना है? नहीं, फूंक फूंक की नहीं। आई थिंक आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ, बिकॉज जब इतने लोग आपको देख रहे हैं और उनकी नज़र है आप पे, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें, ऐसी कोई भी चीज़ ना बोलें जिससे कोई अफेक्ट हो नेगेटिवली। पॉजिटिवली कोशिश करनी चाहिए। मैंने लास्ट ईयर भी एक चीज़ कही थी कि मुझे उस तरह के प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा आता है जो इन दी एंड कोई मैसेज थ्रो करें आवाम पे और पॉजिटिव इम्पैक्ट थ्रो करें। आई थिंक अब बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज लोग अब हमें दे लुक अप टू अस एज पब्लिक फिगर्स एंड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। वो ढूंढते हैं क्या चीज़ हमें अफेक्ट करेगी पर्सनली। तो मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? जो फैमिली व्लॉगिंग है, आजकल टिकटॉकर्स भी हमने देखा एक्टिंग में आ गए हैं, तो वही बात कि आप लोग एक पूरे जर्नी पूरा करके आए हो, एक्टिंग से एड्स करके छोटे छोटे काम करके। एक टिकटॉकर है जिसको प्रेफरेंस सिर्फ फॉलोइंग की वजह से मिल रही है, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? और फैमिली व्लॉगिंग जो आजकल हो रही है? फैमिली व्लॉगिंग भी उनका अपना टेक है।
जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल शोइंग माई फैमिली, ठीक है, मैं अपने अम्मा अब्बा और जो भी मेरे घर वाले, मैं उनके साथ पिक्चर्स नहीं लगाता है सच, अपने दोस्तों के साथ भी इनफैक्ट नहीं लगाता। मुझे डर लगता है नज़र ना लग जाए, 10 चीज़ें हो जाए। एंड इफ देयर ओके विद इट तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सबके पास अपना सेल्फ है जज करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जैसे मैंने पहले बात की थी, सब अपना नसीब लेके आए हैं। मैं आपको नहीं रोक सकता, आप मुझे नहीं रोक सकते अनटिल अनलेस वो नहीं चाहते। तो जिसके फॉलोअर्स कम हो ज़्यादा हो, मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ता है। आपको काम मिलेगा, आपके नसीब में लिखा है तो मिलेगा। में है तो बेशक। और ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। और वही बात जो हम कह रहे हैं ना कि जेन ज़ी की आवाज़ और ये जेन ज़ी का वो पॉजिटिव चेहरा है जो सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। नहीं। अच्छा जी, इसी दौरान जब बहुत आपकी तारीफ़ें भी होती हैं, आप कहीं जाते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक नेगेटिव कमेंटिंग भी होती है। लोग कुछ भी करो, आपने इतनी मेहनत से एक रील बनाई या आपने कोई काम किया, आपका कोई ऐड है, कोई शूट है, तो उस पर एक ख़ास किस्म का एक टोला होता है जो नेगेटिव कमेंट्स करता है। हम फीमेल एक्ट्रेस से बड़ी बात हुई हमारी, वैसे भी रैंडम एक्ट्रेस से भी बात हुई, लोग दिल पे भी ले लेते हैं। नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पे या इग्नोर करते हैं? मुझे तो नहीं पड़ता, सच बताऊँ आपको। नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ता, सबसे पहली चीज़, अगर आप तारीफ़ सुनना चाहते हैं और आपको वो तारीफ़ हज़म हो जाती है तो बुराई क्यों नहीं होती। इसका मतलब है कि आप क्रिटिसिज्म लेना नहीं जानते, आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि देन इफ़ यू थिंक कि अगर आप नेगेटिवली अगर कोई आपके काम के आगे बुराई कर रहा है, क्या तुमने वो काम ठीक नहीं किया, तुमने इसमें ना ये चीज़ ठीक नहीं की, और आप ऑफेंड हो जाए कि भाई ये क्यों मुझे बता रहा है, भाई वो ही बताएगा आपको आके, क्योंकि वो देख रहा है आपका काम, तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट चलो मुझे ऑब्जर्व करे इतना डीपली कि वो मुझे बता रहा है कि मेरी क्या गलती है। बाकी जहाँ बात आ जाती है, अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है या डिफेम कर रहा है, इस तरह की कोई बात आ जाती है, तो आई थिंक इट्स जस्ट कि वो बंदा अपनी इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू आपसे बात कर रहा है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आपको उस पर अफसोस करना चाहिए कि पता नहीं किस कोने में, दुनिया के किस कोने में बैठ के उसका सिर्फ एक काम है। ट्रॉमा भी हो सकता है, शायद कल को किसी ने उसके कान में बात बोली जिसकी वजह से वो अपना वेंट कर रहा है कि यार मैं अब इसके मैसेज आके करता हूँ, उसको कमेंट करता हूँ। आपको अपना आप पता है ना कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर कोई मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रही है तो आई विल टेक इट, आई विल बी ओके विद इट। कोई मुझे बोल रहा है कि पतले क्यों हो, ऐसे क्यों हो, ये रंग क्यों ऐसा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हूँ ऐसा, चेंज नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो बस ये है। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव है? मैनिफेस्ट किया ज़िंदगी में कि ये हुआ और वो होता गया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव है? आई बिलीव इट, आई कम्प्लीटली बिलीव इट। और आई थिंक आप जो भी चाहते हैं, आप पहले उसको चाहो तो पूरी कायनात आपको तो वो ये तो हकीकत है। देखें, आई थिंक दिस इज़ कह लें एक सच है लाइफ का कि आपको जो चीज़ चाहिए यू शुड थिंक उसके बारे में कि मेरे पास ऑलरेडी है। जब आप उसको के थ्रू लिव करना शुरू हो जाती है, आई थिंक यू शुड जस्ट थ्रो योर डिमांड्स तो नहीं कहेंगे, बट जो भी विशेज़ हैं टू द यूनिवर्स, और फिर उस पर जाने दें, और फिर आप अल्लाह तवक्कुल चलें। आपने दुआ मांग ली, आपने बोल दिया अल्लाह में ये चीज़ चाहिए, और आपने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये हो। बाकी अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो आपको मिल जाएगी, नहीं है तो फिर वो नहीं मिलेगी, या शायद मिल जाए लेकिन बेहतर तरीके से मिले विद टाइम। सब्र करना ज़रूरी है। तो या आई थिंक मैनिफेस्टेशंस में आई डू बिलीव। मैंने तो बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की थी जो एकदम हो भी गई। तो मैं तो मैनिफेस्टेशन पे सबसे ऊपर जो था, एक्टिंग हो गई, मूवी हो गई, मैं बहुत करीब से लियोनेल मेसी को देखना। मैंने 3 चीज़ें लास्ट ईयर मैनिफेस्ट की थी कि मैंने इस साल करनी है, और वो तीनों चीज़ें हुई हैं। चौथी एक चीज़ है जो हो जाएगी, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे अभी 6 महीने पड़े हैं 2025, वो हो जाएगी इंशाल्लाह, 1-2 महीने में अल्लाह में करवा देंगे इंशाल्लाह। एक पहली चीज़ ये थी कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसका एक यूथ पे इम्पैक्ट जाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। एंड देन आई वाज ऑफर्ड परवरिश, ठीक है, परवरिश वो हो गया। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि यार मेरा गाना इस सर्टन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के नंबर 1 चार्ट्स पे जो है टॉप करे। मेरा इंटरव्यू है, मैंने बाकायदा लिखी हुई एक जगह बात। और तीसरी चीज़ मैंने अपने एक दोस्त को बोली थी कि मैं यूएस जाके मेसी को देख के आऊँगा। और तब तक कुछ प्लान नहीं था, मेरा वीज़ा भी नहीं लगा हुआ था उस टाइम पर। मेरा वीज़ा जो है वो हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था। कुछ प्लान में नहीं था, एंड यू नो विदिन 6 मंथ्स वो चीज़ हो गई। तो तीनों चीज़ें 6 महीने के गैप से हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई चीज़ें हो रही थी। तो मैं तो बिलीव करता हूँ। तो कैसे प्लान किया, वीज़ा लगा, फिर ग्राउंड में जाना, करीब से मेसी, मैंने वो पोस्ट भी देखी है। तो आई एम श्योर, और बहुत से लोगों की राय ये है कि रोनाल्डो क्यों नहीं, वाई मेसी? देखिए मुझे मेसी पसंद है,
इसमें यही मसला नहीं कि रोनाल्डो बुरा है, ऐसा नहीं कोई बात है, बस आई लाइक समवन बेटर देन हिम, बस वो वाली बात है। मैं बहुत ना क्रेज़ी हुआ था और मैं अपने घर वालों के साथ यूएस गया ही इसलिए कि मैं मेसी को देखूंगा। मेरी वजह ये थी वहाँ पे जाने की एक तरीके से। मैं ग्राउंड में, मुझे बड़ी अच्छी वीआईपी सीट्स मिल गई थी, मतलब ये मैं यहाँ बैठा हूँ और सामने मेरी कोई सीट नहीं है और ये सामने मेसी खेल रहा था। लाइक आई थिंक ये जितनी, अच्छा मुझे लगा वो करीब जाके तस्वीर ना मैं वहीं बैठा हुआ था, वो मेरी सीट ही थी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, तस्वीर खिंचवाई है मैंने। तो मैं ग्राउंड में एंटर हुआ हूँ और सामने से एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जो है मेसी वार्म अप के लिए भागता हुआ आया और मैं वहीं स्टिल हो गया। आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर यही मोमेंट था मेरे लिए और आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, क्योंकि मैंने बचपन से उस बंदे को फॉलो किया है। मैंने फ़ोन पे मेरा बंदा वो वॉलपेपर है, वो मैंने उसके पोस्टर्स घर में रखे हैं, उसके जूते कलेक्ट किए हैं। तो अगर मैं एक बंदे का फ़ैन पेज बना सकता होता, वो मेसी का होता। तो व्हेन आई सॉ हिम लाइव आई कुडंट बिलीव कि मैं चीज़ लिव कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये वंस इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस और होता है अपने आपका। इतने करीब से देखना, उसको खेलते हुए देखना। एक होता है रैंडम कहीं गुजर रहे हैं जी, वहाँ से वो गुजरे हैं, हाँ। तो I mean, it was probably the highlight of my life, I would say. So it was a great experience. मैं और समर ये इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी हमारी थोड़ी सी बात हुई है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव होना और पॉजिटिव रहने का अगर आपने इम्पैक्ट अपने ऊपर और आसपास किया हुआ है ना, सब चीज़ें हो जाती हैं। आपकी वो शायद नेचर का हिस्सा बन गई है पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से सारे ख्वाब पूरे होते जा रहे हैं। तो अभी तो ख्वाबों का आगाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और ख्वाब है कि रोनाल्डो को हारते हुए देखना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस दिन क्या हालत थी जब फुटबॉल वर्ल्ड कप मेसी ने उठाया था? मैं इस्लामाबाद में था, हमारी पप्पा वहाँ पे रहती हैं, तो मैं उनकी तरफ था। तो मेरे अब्बा ना मुझे रोक रहे थे। मैंने कहा कि यार मैं टीवी पे नहीं देख सकता, मुझे स्क्रीन पे जाके मैच देखना है, स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। मेरा अब्बा ना पीछे लगकर, नहीं स्क्रीनिंग पे क्यों जाना है, घर पे बैठ के देखो, सब घर पे आए हुए हैं, हम इतना ट्रैवल करके कराची इस्लामाबाद आए, तो मैं बाहर निकलना है। मैंने कहा अब्बा वर्ल्ड कप का फाइनल है, मैंने पूरे रास्ते नहीं छोड़ा, आप मुझे अभी कह रहे हैं कि मुझे देखना है। मैंने रो धो के किसी तरीके से अब्बा को मनाया, हम स्क्रीनिंग पे गए। 15 मिनट वो मेरे साथ खड़े रहे, फिर वो मुझे किसी और कज़न के घर ले गए। अब वहाँ पे भी ना बैठ के मैंने किसी को सलाम दुआ नहीं की। मैंने कहा मुझे टीवी का रिमोट दें, और उससे बाद उनसे मिलने, मैंने कहा नहीं आप बात से मैं सलाम करता हूँ, टीवी का रिमोट दें। मैंने टीवी ऑन किया और मैं वहीं बैठ गया। एंड द मोमेंट ही वॉन द वर्ल्ड कप, वो आखिरी पेनल्टी, सब खाना खा रहे थे पीछे और मैं रोना शुरू हो गया वहाँ पे आंसू से, और मैं रो रहा हूँ बैठ के, अल्लाह मेरा शुक्र तो नहीं दिन दिखाया मेसी को। पता नहीं क्या गया मैं। आई वॉज एम्बेरस्ड अ बिट लेटर ऑन, उस टाइम पे तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया था। और ये आपकी इंस्पिरेशंस भी आपको ना एक रोड मैप दे रही होती हैं, आपको नहीं पता होता उसका वो जर्नी वर्ल्ड कप तक जिताना, और आपका जर्नी आपके अपने करियर में, एक्टिंग में, सिंगिंग में, आपके रोल मॉडल्स इस तरह होते हैं ना, बेशक। और वो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में, दिल में होता है कि यार मेसी ने इस वक्त किया। बहुत से लोग शायद आप डिसएग्री करें रोनाल्डो की ट्रेनिंग से, या हम देखते हैं जो क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा लोग कहते हैं कि, तो वो आप उनका लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं है कि हम उस लेवल की फिटनेस करें, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के हिसाब से बात करें तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब अगला ख्वाब क्या है समर का? चौथी मैनिफेस्टेशन यहाँ बता दें ताकि जिस दिन वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी फिर हम यार वो शादी के अलावा नहीं, शादी कहाँ से भी मैनिफेस्टेशन वो वाली, मैं पब्लिकली अगर आप नहीं बताना चाहते मैं बोलूँगा कि जब वो हो जाएगी फिर मैं लोगों को बताऊँगा शायद, इंशाल्लाह। हमें तो शादी लग रही है। नहीं शादी क्यों होगी भाई। अच्छा वैसे अभी कोई एक जिस एज में आप हो, ऑब्वियसली ख्वाब भी ज़्यादा होते हैं, और जब माशाल्लाह वो ख्वाब पूरे हो रहे होते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि आप उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं कि माशाल्लाह चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं। अभी कोई रोल है जहन में कि यार ये वाला इस तरह का एक कैरेक्टर मिल जाए तो मैं करूँगा, या आपके लिए बैनर यानी प्रोडक्शन हाउस मैटर करता है कि कोई भी हो रीच उसकी अच्छी हो, या स्क्रिप्ट मैटर करता है कि कहीं का भी हो लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए? अच्छा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक्टर्स और कुछ लोगों ने सर्टन एक लॉबी बना दी है कि आप सर्टन चैनल पे अगर जाएं तो इशू है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, तो मुझे बहुत लोगों ने कुछ चीज़ें फीड की हुई हैं कि यार यहाँ इस तरह काम नहीं करना, वहाँ काम नहीं करना, बट मैं वो ओवरकम कर रहा हूँ। आई एम मोर फोकस्ड टूवर्ड्स चूजिंग द राइट स्क्रिप्ट रादर दैन द चैनल। कहीं ना कहीं मुझे अभी भी चीज़ बॉदर करती है
कि थोड़ा सा सर्टन रहना है चीज़ों को लेके, बट आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डूइंग अ गुड रोल, गुड कैरेक्टर, देन कि यार ये होगा तो ही काम करूँगा, वो होगा तो ही काम करूँगा। मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा जो भी होगा, इफ द स्क्रिप्ट इज नाइस। और आप करेंगे और करते रहेंगे और छाए रहेंगे। फहद मुस्तफ़ा के बचपन का रोल करना और फिर उधर से कॉल, जिस तरह अभी आपने स्टार्ट में बात की, उस प्रोडक्शन हाउस से कॉल आना कि परवरिश के लिए आपको हमने चूज़ किया, उस दिन क्या फीलिंग थी, अम्मा अब्बा को क्या बताया, और फिर उनके साथ काम करने का एक एडिट प्रेशर होता है ना, ऐसे ही है कि मेसी की टीम में आप गोलकीपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, परवरिश मेरा फहद भाई के साथ दूसरा ड्रामा था, पहला वाज मायरी, ठीक है। हाँ, तो मुझे उससे ज़्यादा जो खुशी हुई थी, अगर मैं सच बात बताऊँ आपको, तब हुई थी जब मुझे नबील भाई ने ये बोला था कि फहद भाई का कैमियो है नाबालिग में और वो तुम लोगों के साथ है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा वो चीज़ थी कि आई गेट टू शेयर स्क्रीन विद समवन हु आई लुक अप टू। बड़ी स्क्रीन पे, वो भी सिनेमा में। मतलब पहली मूवी मैंने सिनेमा में जाके जो देखी थी वो ना मालूम अफराद थी, ठीक है। और उस टाइम पे इट वाज अ मैसिव हिट, इतनी बड़ी मूवी हिट हुई थी वो। और नबील भाई को तो शुरू से मैंने फॉलो किया। मेरी फेवरेट फिल्म जो है लोड वेडिंग है, पाकिस्तानी। तो मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी एक आध जगह ये बात बोली है, पता नहीं उसका कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैंने जो फ़ख्र, मैसेज बहुत अच्छा था, और जो मैंने फ़ख्र प्ले किया था ना, वो नाबालिग अफराद में जो था, आई थी जब मजहर फ़ख्र का वो तो मुझे बाद में पता लगा जब मैंने सुना कैरेक्टर, तब तक तो नहीं पता था, वो तो बाद में रियलाइज़ हुआ। बट एनीवेज जो मेरा कैरेक्टर फ़ख्र था ना, वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन था राजे से, जो लोड वेडिंग में फहद भाई का कैरेक्टर था। क्योंकि वो मासूम सुलझा हुआ बेचारा लड़का था और उसको फ़ख्र को भी हमने उसी तरह से दिखाना था। तो मैंने कहीं ना कहीं उनसे वो चीज़ें सीख के फिर उसमें इम्प्लीमेंट की थी। तो मैंने घर वालों को ये बताया कि फहद भाई के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। और इस वक्त फहद मुस्तफ़ा से बड़ा सुपरस्टार लेजेंड नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान में। जिस तरह मासेस में भी उनकी एक पहचान है, फिल्मिंग में, और मुझे लगता है कि उनकी कामयाबी, ऑब्वियसली वो बड़ा नाम है, लेकिन उनके पीछे भी एक नबील भाई का एक बड़ा रोल है। यानी आप नामालूम अफराद देख लें, लोड वेडिंग, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उठाने में नबील भाई का भी बड़ा, फिजा का बड़ा रोल। बिल्कुल है। आई थिंक ये उन चंद लोगों में से हैं जो रुके नहीं फिल्म्स बनाना। जो भी हालात थे, जो भी मजबूरियाँ थी हमारे सिनेमा इंडस्ट्री की, लेकिन दे वर लाइक हमें काम करना है एंड वी आर ओके विद इट। सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारी फिल्म थी। मुझे और आशिर को लेके अगर उन्होंने एक लीड पे कैरेक्टर दे दिया और फिल्म बना दी, तो इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि आपने उन एक्टर्स को लिया जो अभी यंग है। कोशिश तो ये होती है ना कि आप किसी एस्टैब्लिश बड़े एक्टर को ले लें जो पैसा वापस ला के दे, लेकिन उन्होंने हम पे रिस्क लिया। अच्छा, उनके मुकाबले में जिस तरह बड़े बजट की मूवीज, जवानी फिर नहीं आनी या मौला जट टाइप की मूवीज बन रही, इनका बड़ा अच्छा एक है कि एक फैमिली ओरिएंटेड, एक लड़के के गिर्द घूमना मूवी का, एक कैरेक्टर बेस्ड मूवीज, मेरे ख्याल में ये नबील भाई के खासियत बन गई। बिल्कुल, नबील भाई इज़ मोर इनटू स्टोरी टेलिंग। तो जो उनकी स्टोरी टेलिंग है, जो वो मैसेज थ्रो करते हैं ऑडियंस पे इन दी एंड एक फ़िल्म को लेके अपनी, वो बहुत क्रेजी होता है। और मुझे लगता है कि जिस हद तक दोनों मूवीज़ की बात हो जाए, जैसे मौला जट है, जवानी फिर नहीं आनी, जितनी फिल्म्स बने उतना अच्छा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। बजट कम हो, ज़्यादा हो, बीच का हो, बस फिल्म्स बने, सिनेमा ग्रो करे, एक्टर्स आएँ, सबको चांसेस मिले और लोग भी जाएँ फिल्म्स देखें, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो वापस म्यूज़िक पे आते हैं। परवरिश का तो यानी एक्टिंग में तो आपका ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है। इस दौरान जो आपकी म्यूज़िकल जर्नी है, और जिस तरह आपने बात की, हम जाफ़र भाई की भी बात कर रहे थे, और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में आप जाफ़र भाई का भी कोई गाना हमें सुनाएं, और 2-3 अच्छे गाने अगर आप हमें सुना देंगे तो मेरे लिए भी आपको सामने बैठ के हम सुनना चाहेंगे। और बल्कि मैंने इस पर भी बात करनी है कि आजकल एक कैटेगरी है जो यंगस्टर्स टाइप के रैपस्टर्स हैं, और वो बड़ा अच्छा, उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। आप जिस जॉनरा का म्यूजिक कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सर्ट्स और उस तरह के गिग्स वगैरह होते हैं, या ये ख्वाहिश पे ही हो सकता है, दुआओं से ही हो सकता है? अच्छा, वैसे जितना मैंने ऑब्जर्व किया, दुआओं से ही हो सकता है, क्योंकि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिप हॉप और डांस शांस एंजॉयमेंट। बट आई एम ग्लैड कि अभी जैसे काविश ने कॉन्सर्ट्स किए, तो मैंने 2 दफ़ा जाके अटेंड किया। एक मैंने लाहौर जाके अटेंड किया, तो मैंने कराची वाला तो मैंने भी किया था। हाँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं आवाम को अगर सुनाया जाए कोई अच्छी चीज़, तो लोग सुनते तो ज़रूर है। तो ये एक ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं है। तो हमें भी कुछ सुनाएं। क्या सुनेंगे आप? गाना बताएं। मुझे तो फासले बहुत पसंद है, तेरे प्यार में बहुत पसंद है, लेकिन जो आपका दिल।
फास्ट लेके एक लाइन गाता हूँ मैं। जाऊँगा कहाँ, मैं तो हूँ यहाँ, तेरे दिल की आटों में हूँ, सपनों में तू, सोचों में तू, हर लम्हे में तू, धड़के ये दिल तेरे ही लिए, होगा किसी का ना अब ये, जा रहा हूँ मैं। यार बहुत प्यार है, इतनी खूबसूरत आवाज़। और वो जो बात है ना कि जाफ़र भाई के गाना जाफ़र भाई गा सकते हैं, आपकी आवाज़ में अल्लाह ने ख़ास कशिश डाली है, वाह, वाह, माशाल्लाह। thank और you। वो बहुत प्यारा अंदाज़, और ये गाना बहुत ही प्यारा है। बहुत प्यारा गाना है वो। और लिरिक्स जो लिख दिए ना जाफ़र भाई ने, कमाल कर दिए। वाह, वाह, वाह। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है, शॉपिंग का शौक है, कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ जाने का दिल है? कहाँ कहाँ गया हूँ मैं? यूएस में 3-4 शहर गए हैं, और मलेशिया ट्रैवल किया है, और कहाँ किए, दुबई गए हैं। बट ऐसे उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, बट आई हैव बीन टू नॉर्थ साइड यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर ही गए हम। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में हमने फेवरेट लगातार डेस्टिनेशन किया। कौन सी, या जहाँ जाने का दिल है कि यार वहाँ जाना है? जहाँ जाने का दिल है, मुझे बार्सिलोना जाना है, स्पेन। और वो इसी वजह से, मेसी की वजह से मुझे है। समझ आ गई। वो बिकॉज वैसे बार्सिलोना, मुझे कैंप नो विजिट करना है, जो उनका स्टेडियम आप था। मिल लेंगे एक दिन, मेसी ये से- आप मैनिफेस्ट कर लें, आप आपकी एक मुलाकात हो। फिर मैं मिलते मिलते रह गया। नहीं आप प्रॉपर मिलेंगे। मैं बहुत करीब था मिलने के, हाँ। मैं मिल नहीं पाया। वैसे अगर आप Some रोनाल्डो reasons। के फैन होते हैं ना, तो सऊदी में अब इतना मुश्किल नहीं है रोनाल्डो तक पहुंचना, आपको अभी ज़रा दूर तक जाना है। मेसी की थोड़ी सी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं आई वाज दिस क्लोज टू मीटिंग मेसी, बट इट नेवर हैपेंड। कोई बात नहीं, खैर है। और ये वार्डरोब स्टाइलिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये कोई आपने स्टाइलिस्ट रखा हुआ है या ये खुद ही हो जाता होमलेस घूम रहा होता हूँ मैं अटायर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्टाइलिंग नहीं है? ये है, आपको बस कॉम्प्लीमेंट देना था और इस बात का एहसास दिलाना था कि आप ज़बरदस्त काम कर रहे हो, थैंक यू, और बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। और चंद जियो पॉडकास्ट में कुछ ऐसे गेस्ट्स अब तक आए हैं जिनसे मिलके लिटरली खुशी होती है कि थैंक यू। अब वाकई आपके हाथ में है ड्रामा इंडस्ट्री। कल के अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब जितने हिसाब से पिछले लेजेंड्स चल रहे हैं, तो 30 साल तक तो चल रहा है। तो आपने ये मुझे जिम्मेदारी दे दी है। आपने जिम्मेदारी लेके आगे तक जाना है, और जो भी आप करेंगे, आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब है आपकी, और प्लस आपकी नेचर है, और आपकी कमिटमेंट, और जो आपकी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत है, और अल्लाह का करम, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी दुआएं, तो आप बहुत आगे जाएंगे। आपके लिए बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया समझ। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे आपका काम देखते रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, और वी होप कि आप जहां भी जाएं और जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जियो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमने समर जाफरी की अभी ज़िंदगी का माशाल्लाह करियर का आगाज़ ही हुआ है, 22 साल के हैं और इतना कुछ कर लिया माशाल्लाह, और इनकी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली एपिसोड में किसी एक्टर, सेलिब्रिटी, म्यूजिशियन, क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त अगर कोई इंडस्ट्री में कोई वर्सेटाइल एक्ट्रेस किसी को कहा जा सकता है, वो है अमर खान। जर्नी को कैसे देखती हैं? आगे जाऊंगी तो कोई मुझे मेरी वालदा की वजह से प्यार जरूर देगा, काम नहीं देगा। उसके लिए मुझे अपना पोर्टफोलियो इतना मजबूत करना होगा कि आप कुछ दिखा सके। पाक भारत फनकारों का तबादला और वो वाली चीज़ दोबारा कभी होगी? कि अपनी फिल्में नहीं चल रही, आपने क्या करना है उनकी फिल्म करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीफ है? ख्वाब सच्चे हो? ख्वाब होते ही सच्चे होने के लिए। तुमसे गिला नहीं है, मोहब्बत से शिकायत है मुझे। ये तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है, और तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। वैसे हमारी जनरेशन ने कोविड भी देख लिया, जी, पाक इंडिया वॉर भी देख ली। हम जिस इंडिया को जानते थे, गांधी जी का इंडिया, अब वो मोदी का इंडिया बन चुका है। ये हम चीचावतनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमने उड़ा दिया,
बेवकूफो, चीचा वतनी में एयरपोर्ट ही नहीं है, क्या हो गया तुम लाहौर लोगों पोर्ट तबाह कर दिया लाहौर में एग्जैक्टली तो पूरी दुनिया हंस रही थी. वी आर गार्डेड by the best armed force in the world and we should be very proud of that.